चलिए इस बीच अब वक्त है आज का सुपर शेयर देखने का। सुमित बताइए। शुक्र है मेहर, आज डेयरी स्पेस की कंपनी को चुना है क्योंकि पराग डेयरी के नंबर्स आए हैं और अच्छे नंबर्स देखने को मिले तो उसी से ट्रिगर उठाया गया है। उमंग डेयरी को चुना है। कंपनी के लास्ट क्वार्टर के नंबर्स आ चुके हैं और नंबर्स ठीक ठाक ही देखने को मिले थे। अनुमान के मुताबिक ही मोर से नंबर्स आते हुए दिखाई पड़े। स्पेशली जो इनपुट कॉस्ट ईज आउट हुई थी उसका इंपैक्ट कंपनी के इस क्वार्टर के नंबर्स के अंदर आया, लेकिन मैनेजमेंट ने जो उसके बाद कमेंट्री दी उसके बाद उन्होंने साफ कहा कि इस क्वार्टर के नंबर्स उतने ज़्यादा तेज़ नहीं थे जितना बेहतर Q2 और Q3 आता हुआ दिखाई पड़ेगी। सीजनली भी बाकी जो 2 क्वार्टर्स हैं वो कंपनी के लिए हमेशा से अच्छे रहे हैं, तो आगे आने वाले समय में Q2 और Q3 के नंबर्स और बेहतर आने की उम्मीद भी लगाई जा रही है। इसके अलावा शेयर में हायर लेवल से भी काफ़ी करेक्ट हो चुका है, करीब 40% के आसपास की वैल्यू इरोड हो चुकी है और जिस तरह से गिरावट आई है उसके बाद अभी भी क्योंकि जो भी रिपोर्ट्स हैं उनका ये मानना है कि यहाँ से एक एक्यूमुलेशन किया जा सकता है। करीब 70-75 रुपये तक के टारगेट्स भी गोइंग फॉरवर्ड दे रहे हैं। 4-4.5 रुपये के आसपास ही कैश ईपीएस है कंपनी की और एक अच्छे मार्जिन कंपनी इंजॉय करता है। दूसरा जो इनपुट कॉस्ट ईज आउट हुई है उससे इनके जो मार्जिन थे पिछले क्वार्टर के वो तो इंप्रूव हुए ही हैं, साथ साथ गोइंग फॉरवर्ड भी जो मार्जिन है वो और इंटैक्ट होने की उम्मीद लगाई जा रही है। एक और अहम चीज़ है, कंपनी ने कुछ नए प्रोडक्ट्स को भी लॉन्च किया है, उसका भी इम्पैक्ट अगले क्वार्टर या Q2 या मेजरली Q4 तक भी आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। तो इस लिहाज से भी वॉल्यूम फ्रंट पर उस आंकड़े का नजर रखना होगा। इन्हीं ग्राउंड्स को देखते हुए फर्स्ट कॉल की रिपोर्ट को रिफर किया गया है। करीब 70 रुपये टारगेट्स वो देख रहे हैं। चलिए तो उमंग डेयरी पर आप नज़र रख सकते हैं, करीब 6.25% ऊपर ये काउंटर 66 के आसपास इस समय ट्रेड करते हुए, और आज तो खैर अच्छा उछाल देखने को मिला है। लेकिन साहिल, इस पूरे स्पेस में ही कोई ऐसा काउंटर है जो आपके रडार पर हो? मैं चार्ट्स में ये क्षेत्र तो अभी ट्रैक नहीं कर रहा हूँ। चलिए इस बीच आप एक बार रिलायंस को देखिए, रिलायंस क्या कर रहा है एग्जैक्टली। रिलायंस 1009 के स्तर पे आज का लो रहा 999 रुपये 60 पैसे। आज अगर आप देखिए मिहिर, रिलायंस जियो को लेकर, रिलायंस जियो भले ही ऑफिशियली भी आया ही नहीं आया लेकिन टेंशंस शुरू हो गई हैं। अब आरोप प्रत्यारोप रिलायंस की तरफ से अगर आप देखें, अभी एक बयान आया है कि आप शायद सबोटाज करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी जो इनफैक्ट हालात हैं वो ऐसे बनाए जा रहे हैं कि हमारी एक बहुत अच्छी लॉन्चिंग ना हो पाए। आने वाले समय में क्या होगा, प्राइस वार तो छिड़ेगी, लेकिन उससे पहले अगर आप देखें, आप ये देखिए डीओजी को खत लिखकर रिलायंस जियो ने इस बात को लेकर आप देखें तो अपना रिस्पांस दिया है। लॉन्च को नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। ये पिछले हफ्ते आप जानते हैं जो मार्केट एक्सेलेंस अवार्ड्स है उसमें कई बड़े बड़े जानकार फंड मैनेजर्स आए, तो मेरी बात हो रही थी किसी से ऑफ रिकॉर्ड इस पर, हालांकि नाम नहीं लूँगा मैं, लेकिन उन्होंने 1-2 अच्छी चीज़ कही। उन्होंने कहा कि एक तो क्या है कि मार्केट ना रिलायंस के साथ थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड है, स्पेशली फंड मैनेजर्स। इसे आप पोर्टफोलियो से हटा भी नहीं सकते और ये आपके पोर्टफोलियो को कोई ऐसा थ्रस्ट दे भी नहीं रहा है कि आपका पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्म कर जाए, क्योंकि ये एक्चुअली इट्स अ ड्रैग किसी के पोर्टफोलियो में अगर ये एक हद से ज़्यादा है। तो इसलिए आप देखेंगे भी पिछले 2-3 साल में देखिए किस तरह से धीरे धीरे पोर्टफोलियो में रिलायंस का वेटेज घटा है, फंड मैनेजर्स ने इसे घटाया है। अब ये रिलायंस जियो 2 से 3 साल से एजीएम में हर बार ये बोला जाता है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, वो होगा भी शायद, जो प्लान एटलीस्ट बन रहा है वो काफ़ी बड़ा है। लेकिन क्या होता है ना, मार्केट फिर एक हद के बाद फ्रस्ट्रेट हो जाता है, बिकॉज मार्केट वैसे भी फ्यूचर की चीज़ों को भुनाता है। और यहाँ पर इनफैक्ट उन्होंने एक इंटरेस्टिंग व्यू दिया कि रिलायंस जियो से ज़्यादा बड़ा अगर कोई ट्रिगर है तो वो तो एक्चुअली इनका पेटकेम और ऑयल एंड गैस बिजनेस है, जहाँ पे केपेक्स पूरा इनके पीछे है और पेटकेम में मार्जिन्स आगे जाके इनफैक्ट और बेटर होने की उम्मीद है। तो संजीव भसीन हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। संजीव, मॉर्निंग टू यू, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। अब रिलायंस पर बात चल रही थी, उसी पर मैं पहले आपका व्यू ले लेता हूँ। ये रिलायंस जियो से ज़्यादा इनफैक्ट फंड मैनेजर्स आर सेइंग कि आप इनका जो कोर बिजनेस है उस पर फोकस करिए, वहाँ पर ट्रिगर्स ज़्यादा है एंड दैट विल एक्चुअली सपोर्ट द स्टॉक मोर गोइंग फॉरवर्ड। Yes, Mahir, I think if you get the stock at levels of 970 to 980, it's a good accumulation. Because जैसे आपने कहा इतने सारे verticals हैं, they are all going to perform much better, particularly the energy complex. Whether it's shale gas, it's petchem, it is refining, all those are expected to do much better. And we've seen last 3 quarters में उन्होंने refining margins पे बहुत ज़्यादा growth दिखाई है.
So I think sum of parts Reliance इस भाव पे is one of the better placed energy stocks. और हमें लगता है 970, 980, 950 भी बैड डे पे ज़रूर जा सकता है. वहाँ से एक्यूमुलेट कीजिए तो यू शुड बी लुकिंग फॉर अ रिटर्न ऑफ अराउंड 15% इन द नेक्स्ट 1 ईयर. देखिए संजीव, अभी आपका बाजार पे आउटलुक क्या है? I mean, हम ऑलमोस्ट 87-20 की ट्रैजेक्टरी को छू के आए, अब 85-51 पे स्तर पे हम कारोबार कर रहे हैं. कल थोड़े स्टैटिस्टिक्स बाजार के लॉन्ग्स के फेवर में नहीं थे. कल अगर आप देखें जिस प्रकार 83-8400 की पुट्स अपनी तरफ ओआई खींच के ले गई, सब्सटेंशियल जंप था वहाँ पे ओपन इंटरेस्ट में, और जिस प्रकार की 86, 87, 88 की स्ट्राइक्स में कॉल राइटिंग हुई है. अब ट्रंकेटेड वीक है, अगले हफ्ते अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट आपका सेशंस कम है. यू आर अब आप बहुत जल्दी अगर आप देखें एक्सपायरी वीक में एंटर कर जाएंगे. अभी क्या प्रेशर आप देखते हैं मार्केट्स पे अगले 1-1.5 हफ्ते के अंदर, आई मीन 4-5 सेशन के अंदर? 4-5 सेशन नहीं, अगले 2 से 3 हफ्ते तक हमें लगता है घटावट आएगी. मे बी 8200 तक ज़रूर निफ्टी एक बारी टच करेगा. तो बी प्रिपेयर्ड फॉर वॉलेटिलिटी. हाँ, ये शॉर्ट एक्सपायरी है तो 25 तारीख तक टिप्पणी करनी मुश्किल है, लेकिन आप अगर 10 सितंबर तक लेके चलें तो आपको लोअर लेवल्स डेफिनेटली मिलेंगे. इनफैक्ट अबव 8600 वी बीन रिलेटिवली बेरिश. 8550, 8600 हम यही एडवोकेट करते हैं कि करेक्शन आएगी तब लेने की आप चेष्टा कीजिए. वी आर रेजिंग कैश अबव 8550, 8600 एंड वेटिंग फॉर अ करेक्शन, जो हमें लगता है 8200 तक तो ज़रूर ही आएगी. वहाँ पे आपको लेने की चेष्टा करनी चाहिए. जी हाँ, चलिए अब थोड़ा सा विषय को चेंज करते हैं, लेकिन रहेंगे इसी पे, यानी तेज़ी मंदी पर ही. और तेज़ी मंदी पर ही अगर आप देखें, ज़रा खुल कर बात करते हैं. कभी हम एफआईएस की बात करते हैं, कभी डीआईएस की बात करते हैं. कोई पैसा लगा रहा है, कोई निकाल रहा है. अंतर्राष्ट्रीय अगर आप देखें स्तर पे कौन कौन से ऐसे इवेंट हैं जिनका मार्केट्स पे नेगेटिव असर पड़ेगा और सकारात्मक असर पड़ेगा. आपने अर्निंग सीजन को देख लिया, रघुराम राजन भी चले गए, नया आरबीआई गवर्नर कौन होगा, इसको लेकर बुल्स और बेयर्स के सेंटीमेंट क्या कहते हैं, कौन एक दूसरे पे हावी होगा, इसी की थोड़ी सी चर्चा करते हैं. हमारे साथ महामुकाबला में आज हैं सुमित और रजत हैं बुल्स एंड बेयर्स से बात करने के लिए. बताइए सुमित, पहले आप बताइए आपने किस खेमे को रिप्रेजेंट किया है और क्या है आपका पहला तर्क? शुक्रिया वीरेंद्र, हमेशा की तरह बोल के साथ ही मैं जाऊंगा, और जैसा कि आपने बात की उसी आंकड़े के साथ ही शुरुआत करेंगे. एफआईएस का आंकड़ा 27,000 करोड़ रुपए अब तक एफआईएस निवेश कर चुके हैं इस साल में. तो एक जोरदार निवेश एफआईएस का ऑलरेडी आ चुका है, और बड़ा निवेश लगातार जारी है. करीब 26,000 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी एफआईएस की हो चुकी है, और शायद यही चीज़ साफ करती है कि बाज़ारों में अभी भी जो सिचुएशन है या फिर जो इनिशियल स्ट्रेंथ है वो अभी भी इंटैक्ट है. नहीं, जो हो गया वो हो गया. लेकिन अब ये देखिए एफआई 17 में 17% के आसपास उछल चुका है बाजार, और शेयर जो है कई शेयर ऐसे 10-10 गुना चढ़ चुके हैं. ऐसी मार्केट होती है तो कहीं ना कहीं ओवर हीटिंग होती है मार्केट्स, और जो करेक्शन आती है ऐसी मार्केट्स पे तो बहुत स्ट्रॉन्ग करेक्शन के लिए मार्केट्स पॉइज्ड हैं, ऐसा ज़्यादातर जानकार मान रहे हैं. और इस समय ये तेज़ी खोखली नहीं है. बिल्स, जीएसटी का बिल पास हुआ, मॉनसून 3 साल में सबसे बेहतर है. ये नंबर्स हैं जिसके आधार पर ही बाजार में इतना अच्छा चलिए, जीएसटी हो गया, मॉनसून हो गया, ये 2 ट्रिगर्स थे मार्केट्स के पास. लिक्विडिटी इसी के चलते आई थी, लेकिन ये दोनों ही ट्रिगर्स अब्सॉर्ब हो चुके हैं मार्केट्स. रेट कट लगातार 25 बेस पॉइंट की हो चुकी है. अभी कल परसों में हमारी एसबीआई चेयरमैन से बातचीत हुई थी, उनका ये मानना है कि अभी भी 25 से 50 बेस पॉइंट की कटौती पेंडिंग है. वो हो सकता है इस साल में हो, तो वो एक और अहम ट्रिगर. चलिए 2016 का आंकड़ा, लेकिन राजन जब से आए तब तक जितनी भी उन्होंने बात रेट कटौती करी है 1.5% के आसपास की, उसमें ट्रांसमिशन देखिए बैंक्स ने कितना किया, आम ग्राहक के पास क्या पहुंचा, 0.8 से 0.9% के आसपास की. कुछ तो पहुंचा. अदरवाइज एफआई 17 में क्रूड का फॉल लगातार एक अच्छा ट्रिगर है. 20% गिरावट, कंपनियों के नंबर्स इंप्रूव आ रहे हैं. Q4 के नंबर्स में बेहतर थे, Q1 इतना अच्छा नहीं है, लेकिन अनुमान है शायद आगे Q2 और अच्छा हो. चलिए, क्रूड के जो फैक्टर थे वो एब्जॉर्ब किए मार्केट्स ने, लेकिन इंटरनेशनल इवेंट्स को नहीं जुटलाया जा सकता. ब्रेक्जिट अभी भी मार्केट्स पे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल सकता है. यूएस में रेट बढ़ोतरी की जो उम्मीद है वो, ऊपर से चाइनीज फैक्टर नहीं भूलना चाहिए. अगर सबसे बड़ा रिसेशन आया तो चाइनीज की तरफ से ही आएगा. ये कुछ ऐसे ट्रिगर्स है जो मार्केट्स में कंसिडर जरूर करेगा. आपने नंबर्स की बात की, सिलेक्टिव नंबर्स अच्छे आए. एग्री के नंबर्स अच्छे, ऑटो के नंबर्स अच्छे, मेटल के नंबर्स अच्छे, केमिकल के नंबर्स अच्छे. कुछ नंबर तो अच्छे देखने को मिले ही हैं. साइन इंप्रूवमेंट के सेक्टर्स डिसअपॉइंट भी कर रहे हैं, जैसे सुमित ने बताया बेहतर नंबर्स, लेकिन आईटी बैंकिंग के आज ही नंबर्स आए बैंक ऑफ बड़ौदा के, और सरकारी बैंकों के खेमे में जिस तरीके का प्रेशर देखने को मिल रहा है तेजी के बाद, वो डिसअपॉइंट कर रहा है. तो कहीं ना कहीं ये नेगेटिव पॉइंट्स हैं मार्केट के पास, जो इसमें हो सकता है डिसअपॉइंट करें, और इसी के चलते बिकवाली. लेकिन डिमांड साइड पे 7th पे कमीशन अभी भी एक बड़ा ट्रिगर है. जीएसटी दूसरा बड़ा ट्रिगर है. जैसे जैसे इंप्लीमेंटेशन होगा डिमांड स्पर्ट करेगी. नहीं, मैं फिर भी समझता हूँ सिस्टम में 1.14 लाख करोड़ रुपया जो आएगा 7वें वेतन आयोग के चलते, बाजार उसको फैक्टरिंग कर चुका है, और महंगाई बढ़ेगी सबसे बड़ा मुद्दा. सरकार ने
लक्ष्य तय कर दिया है, लेकिन फिर भी इन्फ्लेशन पे उसका इम्पैक्ट जरूर देखने को मिलेगा। जोरदार तेजी आई है, लेकिन अभी भी कुछ शेयर्स हैं जो कि अच्छे वैल्यूएशन पर हैं, कुछ शेयर करेक्शन के बाद एटलीस्ट नंबर्स के बाद अच्छे वैल्यूएशन पर आ चुके हैं। मल्टीपल देखिए 20 के मल्टीपल के पार निकल चुके हैं और ये खतरा है, इसमें बहुत बड़ा खतरा है मार्केट के लिए। वैल्यूएशन स्ट्रेच हो चुके हैं, कई शेयर्स 10-10 गुना चल चुके हैं, तो कहीं ना कहीं करेक्शन ओवरड्यू है मार्केट को। चलिए खैर, अब इसमें एक चीज़ है, आप हिस्टोरिकली भी अगर देखेंगे ना, इंडियन मार्केट 20 नहीं बल्कि 22 के पी के आसपास जाके टॉप आउट होने के जोन में आता है। अब जब शंकर शर्मा, अशोक वाधवा, आनंद राठी जी, इन सब का व्यू है हमारे पास, तो यही सुन लेते हैं रादर देन डिबेटिंग। सुनते हैं उनका क्या व्यू है। My point is, market is always going to give you a lot of opportunities. All the time. In February this year, market fell very sharply, as we know. And at that point, a lot of stocks in that 1 week lost maybe 20-30%. राइट वहाँ से वो डबल ट्रिपल हो गए हैं पिछले 5-6 महीनों में। तो ये तो एक दस्तूर है बाजार का, ऊपर नीचे होता रहेगा। बाय एंड लार्ज, इन माई व्यू, इंटरेस्ट रेट सिनेरियो ग्लोबली कैन नॉट चेंज। ये कहते रहते हैं, लेकिन बस का नहीं है कि रेट हाइक हो दुनिया में, कहीं भी कोई ग्रोथ नहीं है। इसका मतलब है कि equities will always remain a more attractive option for people rather than fixed income, which means the money will keep coming to chase higher returns. I mean, that is very simply the broad macro arithmetic. उसके बीच में हम well positioned हैं, पैसे का एक लायन शेयर हमको आता रहेगा, उस पैसे को हम ठीक से थोड़ा इस्तेमाल कर ले, I think we'll be okay. We shouldn't be surprised if there's a correction in the near future. Market never runs one way. And if there is a correction, I would think it's not bad. It will give an opportunity to new investors who have not been able to make an investment thus far to come into the market. But overall, there is no denying the fact that if there is consistency of legislation, if there is consistent growth, whether that growth is 7% or 9% doesn't matter. India will still be the only country growing at that level, and the world liquidity will move towards India. I would argue that the market is nicely positioned for a stable growth from here onwards. I think 3 years, 3 to 4 years is my call. 3 to 4 years. ये सेंसेक्स की बात मैंने कहा, इसलिए एंट्री पूछा कि सेंसेक्स पूछ रहे हैं। आशीष चौहान साहब बैठे हैं। So I think 3 to 4 years is my call. I think we can see the growth coming by at least about 15% in next 3 years. ग्रोथ तो ये मतलब 15 से 18% का एनुअलाइज रिटर्न यहाँ पर एक्सपेक्टेड है आने वाले 3 से 4 सालों के लिए, और सेंसेक्स 50,000 तक जा सकता है। ये चलिए, जब ये बात हमारे साथ अब संजय सिन्हा जुड़ा है, क्या कह रहे हैं? जब ये बातें होती है ना 50,000, 1 लाख, उसके पहले नीचे कितना जाता है उसकी बात कोई नहीं करता है। संजय सिन्हा हमारे साथ जुड़े हैं। संजय, मॉर्निंग टू यू, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। अब क्या कर रहे हैं आप? अब इन दिनों मार्केट कैसा लग रहा है आपको? देखिए, बजट के बाद जो तेजी शुरू हुई थी उसके जो 3 मुख्य कारण थे। एक तो भारत की मैक्रो इकोनॉमिक रिवाइवल पर विश्वास का बढ़ना, और उस ग्रोथ का ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में बाकी इकोनॉमीज से ज़्यादा तेजी से बढ़ना अपने आप में एक बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर था। लेकिन जो 2 दूसरे फैक्टर्स थे उनका भी काफ़ी योगदान रहा पिछले कुछ महीनों में। एक तो रहा कि जो जून की तिमाही के क्वार्टरली रिजल्ट्स आए, कुछ सेक्टर्स ने भले डिसअपॉइंट किया हो, लेकिन अधिकांश सेक्टर्स और कंपनीज ने हमें आशा जगाई कि शायद फाइनेंशियल ईयर 2017 में कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस जो है वो डबल डिजिट की तरफ जा सकती हैं। और जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर था वो था लिक्विडिटी का। ब्रेक्जिट के बैकग्राउंड में ये डर था कि लिक्विडिटी भारत से बाहर जाने लगेगी, इमर्जिंग मार्केट से बाहर जाने लगेगी। उसके विपरीत जो हुआ वो हुआ उसका बिल्कुल उल्टा। FII के फ्लोज इमर्जिंग मार्केट से बढ़े और भारत में तो और भी आए। तो मुझे लगता है ये चूंकि तीनों फैक्टर्स अब काफ़ी हद तक प्ले कर गए हैं, किसी भी मैराथन में थोड़ी बहुत सुस्ताने की ज़रूरत पड़ती है। बाजार एक स्टेज पे पहुंच गया है जहां इन सारे फैक्टर्स को वो अपने लेवल्स में डिस्काउंट करेगा और अगले सेट ऑफ फैक्टर्स के लिए वेट करेगा। हमारे ख्याल से हम उस पड़ाव पे हैं आज। आगे के जो कुछ महीने हैं कैलेंडर ईयर 2016 के, फाइनेंशियल ईयर 2017 के, उसमें मुझे लगता है जो सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा वो रहेगा मार्केट की अर्निंग्स कितनी होगी। और मुझे लगता है कि ये अर्निंग्स की एक्सपेक्टेशन जो डबल डिजिट की है, पिछले 2 साल के डिसअपॉइंटिंग अर्निंग्स के बाद अगर ये डबल डिजिट में पहुंचता है, ये 12 से 15% की भी ग्रोथ
अर्निंग्स में रहती है तो मार्केट 18 से 20 की डिस्काउंटिंग उसको देगा, क्योंकि आगे की अर्निंग्स की ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन और बढ़ जाएगी। तो वो एक बड़ा फैक्टर रहेगा। दूसरा, पिछले 3 महीनों में हमने देखा कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का झुकाव मार्केट के प्रति कम रहा, फॉरेन इन्वेस्टर्स का ज़्यादा रहा। तो मैं ऐसा समझता हूं कि अगर मार्केट का इस कंसोलिडेशन के फेज में अगर मान लीजिए मार्केट में कुछ करेक्शन होता है तो वो डोमेस्टिक पैसा जो साइडलाइन में बैठा हुआ है वो और तेजी से बाजार में आएगा। तो लिक्विडिटी एंड वैल्यूएशन, ये दोनों फैक्टर्स जो हैं बाजार को बहुत तेजी से ड्राइव करेंगे। एंड एक तो इवेंट है हमारे बिल्कुल नज़दीक, वो है कि हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए गवर्नर कौन होंगे और उनसे रिलेटेड बाजार की अटकलें फिर से बनने लगेगी कि उनकी पॉलिसीज़ कैसी रहेगी और हमारी इंटरेस्ट रेट के प्रति आउटलुक कैसे रहेगी। तो मैं समझता हूं कि ये तीनों फैक्टर्स जो हो गए, लिक्विडिटी, वैल्यूएशंस एंड इवेंट्स, इनका ही प्रभाव रहेगा एक कंसोलिडेशन के फेज के बाद। ओके, मैं इसी लिक्विडिटी पे अगला प्रश्न पूछूंगा आपसे संजय जी, लेकिन उससे पहले भसीन साहब, कुछ स्टॉक्स वो देखिए 15 अगस्त बेहद नज़दीक है, कुछ ऐसे स्टॉक्स जिनको आप आज़ादी के फ्लेवर स्टोर के दे सकते हैं। ठीक है, आज 800 रुपये का है, 700 पे भी, इट्स अ विन विन सिचुएशन। यू आर गेटिंग ए परफेक्ट वैल्यूएशन, यू गेटिंग ए परफेक्ट स्टॉक विद द परफेक्ट रिस्क रिवॉर्ड रेशो। कुछ स्टॉक्स जो आपके जहन में आते हैं, ठीक है आपका आउटलुक 8200 का होगा, नो डाउट, लेकिन गिरावट उनमें खरीदारी का एक अच्छा मौका होगी। डिसेंट स्टॉक्स कुछ आपके जहन में आते हैं? हाँ वीरेंद्र, 3 नाम लूंगा। एक आप ही के चैनल पे लिया हुआ है 290 पे गोदरेज प्रॉपर्टी, अब 365 का भाव है, येस्टरडे इट हिट ऑल टाइम हाई, और साथ में उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स थे। इट इज़ टेलिंग यू दैट द रियल इस्टेट और कंस्ट्रक्शन जो हमारे हिसाब से अगले 2 साल के लिए सबसे आउट परफॉर्मिंग सेक्टर होएगा, उसमें गोदरेज प्रॉपर्टी वुड बी वन ऑफ द बेस्ट प्लेस। एग्जीक्यूशन, पीडिग्री मैनेजमेंट एंड कंफर्ट इन नंबर्स। स्टॉक का भाव 450 रुपये होना चाहिए इन द नेक्स्ट 1 ईयर। दूसरा है रैलीज इंडिया, हाउस ऑफ टाटाज, अंडरपरफॉर्म्ड ऑन द एग्रोकेमिकल साइड बिकॉज ऑफ वीक मानसून, और अब जो क्वार्टरली नंबर्स आए हैं वो फार हेड ऑफ स्ट्रीट एस्टिमेट था। 165-175 हमारा आपके यहाँ रिकमेंडेशन था, लेकिन अब हमने अप कर दिया टारगेट फ्रॉम 210 to 275। बेस्ट प्ले ऑन एग्रोकेमिकल, लार्जेस्ट मार्केट शेयर इन द पेस्टिसाइड मार्केट, एंड विद अ रोबस्ट मानसून दिस शुड बी एन आउट परफॉर्मर। और तीसरा है सुप्रजीत इंजीनियरिंग, one of the best plays on the OEM on the two-wheeler auto sector, or it has shown strong traction on the upside, has outbeaten all other industry parameters on the ratios, और हमें लगता है इस क्वार्टरली और आगे के 2 क्वार्टर में भी मार्केट से बेटर इसके रिजल्ट्स आएंगे। 250 रुपये का पर्सपेक्टिव है इसका, 250 रुपये का टारगेट है इन द नेक्स्ट 1 ईयर। इंटरेस्टिंग पिक्स हैं आपकी काफ़ी। संजय, जैसे आपने कहा कि मार्केट एक थोड़ा ब्रीदर ले रहा है यहाँ पे, एंड मे बी राइटली सो, लेकिन ये जो अभी संजीव ने कहा कि इन ऑल प्रोबेबिलिटी ये थोड़ा स्लाइड होके 80 to 100 तक भी जा सकता है, आप डू यू एग्री विद दैट व्यू? देखिए, इतना ज़्यादा स्लाइड करेगा मार्केट, मेरी उम्मीद में शायद इतना ना हो, क्योंकि जिस तरह की रैली हुई है पिछले कुछ दिनों में, उसके बाद अगर छोटा भी करेक्शन आता है तो मेरे ख्याल से बाज़ार में खरीदारी आ जाएगी। लेकिन हैविंग सेड दैट, हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर हमको जाना है उस लेवल्स पे, तो क्या सिर्फ मार्केट अपने भार पे उतने लेवल पर चला जाएगा या कुछ ऐसे इवेंट्स होंगे जो उसको ट्रिगर करेंगे। मुझे लगता है कि अगर कुछ इवेंट्स नहीं हुए तो ऑन इट्स ओन वेट बाज़ार शायद उस लेवल तक ना जाए, और अभी जो फोर्सिएबल सेट ऑफ इवेंट्स हैं उसमें ऐसा कुछ नेगेटिव इतना बड़ा इवेंट दिख नहीं रहा है। देखिए संजय जी, अभी कुछ देर पहले जब आप लिक्विडिटी की बात कर रहे थे, ग्लोबल लिक्विडिटी और वर्ल्ड ओवर जो सेंट्रल बैंक्स की अप्रोच रही है, और यूएस फेड का ऑलमोस्ट अब अक्टूबर का समय आ चुका है, उनके व्यूज़ को देखते हुए, उनके रुख को देखते हुए, आपको लगता है कि ये जो ग्लोबल लिक्विडिटी इंडियन मार्केट्स को चेस कर रही है, सबसे ज़्यादा प्राथमिकता उसने दी है इंडियन मार्केट्स को, उसके ड्राई होने के कोई संकेत मिल रहे हैं, कोई चांसेस लग रहे हैं आपको? नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए, भारत के प्रति ग्लोबल इन्वेस्टर्स का जो अप्रोच है वो पहले से बदल गया है, और जैसे जैसे और क्वार्टर्स पास होंगे, हमारे ख्याल से एक सिग्निफिकेंट चेंज होने की संभावना है। अब तक भारत में जो भी निवेश आता है वो बहुत कम ऐसा होता है जो सिर्फ भारत के लिए आता है।
वो इमर्जिंग मार्केट के बास्केट में जो भारत का वेट रहता है उस वेट के अनुरूप आता है। लेकिन चूंकि अब हमारी मार्केट कैप भी 1 लाख करोड़ को क्रॉस कर चुकी है, भारत की अर्थव्यवस्था अगर सिग्निफिकेंट इकोनॉमीज में अगर आप देखें तो ऐसी कोई भी इकोनॉमी अब नहीं है जो भारत के जीडीपी ग्रोथ रेट के बराबर की ग्रोथ दिखा रही है। और जो सरकार ने हाल के दिनों में जो कदम उठाए, मेरे ख्याल से जीएसटी का पास होना ग्लोबल इन्वेस्टर्स के द्वारा बहुत ही पॉजिटिव रूप में लिया गया है। कुछ और भी जो कदम लिए जा रहे हैं सरकार के 2 साल के लेजिस्लेटिव लॉकजैम के बाद, वो भी एक पॉजिटिव सिग्नल दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये संभव है कि अगले कुछ क्वार्टर्स में इंडिया एज एन एसेट क्लास हो सकता है कि इमर्जिंग मार्केट से अलग देखा जाए, और जहां ग्लोबल स्लोडाउन है उस बैकग्राउंड में भारत के तरफ पैसे आने की संभावना मेरे ख्याल से ज़्यादा है। बिल्कुल। एक बार बैंक ऑफ बड़ौदा को देख लेते हैं। अभी ऑलमोस्ट 7.5% नीचे इस समय ट्रेड कर रहा है। साहिल, 7.5% नीचे बैंक ऑफ बड़ौदा ऑलमोस्ट 148 को ब्रीच करते हुए बार बार क्या करना चाहिए? देखिए, जो रिज़ल्ट इम्पैक्ट है उसके लिए मुझे लगता है कि अभी इसके अंदर कुछ बॉटमिंग आउट फॉर्मेशन के लिए वेट करना चाहिए। हमारा एनालिस्ट का ये सुझाव है कि रिजल्ट्स जो हैं वो थोड़े नेगेटिव हैं। 144, 145 के स्तर यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, जो कि कल के लेवल से तकरीबन 10% होंगे। वहाँ पे आने के बाद एक फिर से निर्णय लिया जाएगा कि इसके अंदर पोजीशन बनानी चाहिए नहीं। बट मेरे ख्याल से हमें दूसरे PSU बैंक्स की तरफ ध्यान देना चाहिए, जैसे PNB और SBI। चलिए, शुक्रिया साहिल, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी इंडस्ट्रीज पर स्टॉक्स पर आ रखे आपने। बाजार ने अगर आप देखें ऐसा कन्फ्यूजिया दिया है मैं कि करीब अब 3 अंकों पर आ गया है। डेटा कुछ कहता है, अंतर्राष्ट्रीय संकेत कुछ कहते हैं, इंडस्ट्रीज कुछ कर रहे हैं क्रिटिकल लेवल्स को ब्रीच करके, मंदी की पॉसिबिलिटी, लेकिन मंदी काम नहीं कर रही है। कुछ स्टॉक्स जो इस वक्त सबसे ज़्यादा हैमरिंग के साथ कारोबार कर रहे हैं उसमें BOB, उसके बाद सन फार्मा 791, डेलो और येस बैंक जिस पर सबसे अच्छी खबर थी 15 रुपये नीचे, एंड जी एंटरटेनमेंट लगभग 8 रुपये नीचे। कुछ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स, लेकिन इस बीच हीरो मोटर कॉर्प अगर आप देखें 42 रुपये ऊपर बड़ा, अगर आप देखें तो एक बड़े हिस्से ने यहाँ पे हाथ बदला है। रिलायंस ये 1000 को होल्ड करता हुआ, और एक अल्ट्राटेक सीमेंट करीब 37-47 रुपये ऊपर 3776 के स्तर पर। सर साहब, ये आपकी सीमेंट पर अप्रोच क्या रहेगी सर? अब दिक्कत ये है ना कि इतना रिस्की लगता है कि पूछिए मत। एक बात तो वो, एक बंदा वो जो पैसा कमा के बैठा है। अब देखिए ना, अल्ट्राटेक सीमेंट फरवरी में जो स्टॉक लगभग 26 रुपये का